5 साल की सर्विस वाला आईपीएस ऑफिसर एक 13 साल की सर्विस वाले इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल को जूनियर ट्रीट करता है तो क्या आप बिलीव करेंगे? और अगर मैं बोलूं कि एक कोर कमांडर, एक 3 स्टार जनरल साहब जिन्होंने 30 साल से भी ज्यादा देश की सेवा की है, उनको एक 15 साल सर्विस वाले डीआईजी के बाद प्रेसिडेंस मिलता है तो? और सबसे कड़वा सच ये है कि आर्मी ऑफिसर्स के करियर में सिर्फ एक गलती और उनका पूरा करियर खत्म हो सकता है, ग्रोथ परमानेंटली ब्लॉक हो सकती है। आज हमारी भारतीय सेना के जवान सिर्फ दुश्मन से ही नहीं लड़ रहे बल्कि अपने हक के लिए सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। आप खुद सोचिए, आर्मी ऑफिसर बनना कोई हलवे का काम तो नहीं है, ये कोई बीटेक या एमबीए नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन और राहुल द्रविड़ जैसे लेजेंड्स तक को रिजेक्ट कर दिया गया था। 4 से 5 लाख लोग एनडीएस, सीडीएस, एफकैट के थ्रू अप्लाई करते हैं और सिर्फ 6 से 7 हजार लोग रिटर्न क्लियर करते हैं और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 500 के आसपास, यानी 0.1% सिलेक्शन रेट। और जब ये इलीट 0.1% फाइनली यूनिफॉर्म पहनता है तो सोचता है कि भाई अब तो इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली ट्रेजेडी। दूसरी साइड इंडियन आर्मी का करियर लेडर बहुत ज्यादा हार्श है। आर्मी में करियर स्टार्ट होता है एज ए लेफ्टिनेंट, जिसकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज होती है। 2 साल बाद आप बनते हो कैप्टन, यानी आपकी बेसिक पे अपग्रेड होकर 61,300 तक पहुंच जाती है। 6 साल में मेजर बनते हो आप, जिसमें 69,400 के आसपास बेसिक पे बनती है और फिर 13 साल बाद आफ्टर ब्रूटल एग्जाम्स एंड एवेल्युएशन आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, जिसकी बेसिक पे अराउंड 1.21 लाख होती है। साउंड्स डिसेंट राइट? तो रुको जरा, सबर करो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। नाउ कम्स द हॉरर ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड्स, जब 15 से 18 साल की सर्विस के बाद आता है SB3, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बनने का मौका मिलता है। सिर्फ 25 से 30% ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं और जो नहीं हुए उनको नाम दे दिया जाता है सुपर सीडेड ऑफिसर्स का। सुपर सीडेड का मतलब है कि आप जिंदगी भर अपने कोर्समेट्स के साथ कर्नल नहीं बन सकते और 70% ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स इसी दर्द के साथ रिटायर हो जाते हैं। एंड व्हाट्स द आयरनी, आईपीएस ऑफिसर सिर्फ 14 साल में ब्रिगेडियर के बराबर हो जाते हैं। आर्मी में तो 24 साल के बाद सिर्फ 10% लोगों को मौका मिलता है ब्रिगेडियर बनने का। एंड दिस फॉल ऑन दिस लैडर कंटिन्यूज। 24 से 26 साल में आता है आपका SB2 बोर्ड, जब आप कर्नल से ब्रिगेडियर बनते हो फिर से 25% सिलेक्शन होता है। 28 से 30 साल में मेजर जनरल बनते हो, सिर्फ 20% लोग सिलेक्ट होते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल बनने के चांस सिर्फ 0.5% रह जाते हैं। और ये सब रियल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के बाद, तब भी एक गलत एसीआर, एक मिस्ड बोर्ड और जिंदगी भर का रिग्रेट। ये आर्म्ड फोर्सेज और सिविल सर्विसेज के बीच में इतना बड़ा फर्क शुरू से नहीं था। ब्रिटिश एरिया में फौज को द सर्विसेज बोला जाता था, सिविल सर्विसेज से भी एक इंक्रीमेंट ज्यादा मिलता था। सिविल एग्जाम देना भी मना था क्योंकि उसको डिमोशन समझा जाता था। और आज फौज एक प्रोटोकॉल, एक जोक बनकर रह गई है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक आईपीएस ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर का करियर लेटर। एक आईपीएस ऑफिसर का करियर तो ऐसे लगता है जैसे किसी बुलेट ट्रेन पे सवार हो रखा है और आर्मी ऑफिसर का जैसे ब्रेक लगा के 1960s की रेल पर छोड़ दिया हो। एक आईपीएस ऑफिसर का करियर एक ड्रीम राइड है। प्रमोशन नहीं ले रहे, प्रमोशन आपको ले रहा है। 9 साल की सर्विस में आप एसएसपी बन जाते हो, जो कर्नल के बराबर का इंसिग्निया पहनता है। मतलब जिस सर्विस में एक फौजी मेजर साहब अपने स्टाफ और अपने SB3 के लिए स्ट्रेस में होता है, आईपीएस ऑफिसर पार्टी कर रहा होता है, नए बैज, नए पर्क्स और नए बॉस वाली वाइब्स के साथ। 14 साल की सर्विस में एक आईपीएस ऑफिसर डीआईजी बन जाता है। ये वो टाइम होता है जब आर्मी ऑफिसर स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो कर्नल बन पाएगा भी कि नहीं, और आईपीएस ऑफिसर ऑलरेडी ब्रिगेडियर के बराबर रैंक पे आ चुका होता है। इमेजिन करिए 14 साल का आईपीएस ऑफिसर, उसके कंधे पे वही इंसिग्निया जैसे इंडियन आर्मी में सिर्फ 10% लोग 24 साल के रगड़े और मेहनत के बाद पाते हैं। 19 साल की सर्विस में एक आईपीएस ऑफिसर आईजी बन जाता है। आईपीएस ऑफिसर अब मेजर जनरल के बराबर का इंसिग्निया पहन रहा है, वो भी बिना किसी वॉर जोन, बिना SB3, SB2, बिना बॉर्डर पोस्टिंग, बिना सुपर सेशन या फिर बिना किसी टेंशन के। तो आप समझ रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर को रैंक मिलता है टाइम बाउंड प्रमोशन से, गारंटीड सीट इन द नेक्स्ट एसी कोच। वहीं आर्मी ऑफिसर को रैंक मिलता है रशियन रोलेट से, एक बोर्ड मिस करो तो गाड़ी से उतर जाओ। यानी आईपीएस ऑफिसर के केस में प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन टाइम सर्व्ड और आर्मी के केस में प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, पॉलिटिक्स, अप्रेजल, फिटनेस, ऑफ प्रोफाइल, वन रॉन्ग एसीआर, वन बैड डे एंड यू आर डन। मतलब ये कोई रैंक स्ट्रक्चर है या फिर साइकोलॉजिकल टॉर्चर मशीन? दोनों ऑफिसर सेम कंट्री के, पर एक को जेट फ्यूल और दूसरे को मोटर पंप मिला हुआ है। ये है सिस्टेमैटिक रैंक इन्फ्लेशन और ये जोक नहीं, नेशनल इंसल्ट है। और जब बात इंसल्ट की कर ही रहे हैं तो कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट है कश्मीर प्रोटोकॉल जोक। 4 साल की सर्विस वाला आईपीएस ऑफिसर एसपी बन के लेफ्टिनेंट कर्नल का इंसिग्निया पहनता है और 13 साल की सर्विस वाले लेफ्टिनेंट कर्नल को बोलता है, कर्नल साहब मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करिए। 13 साल का एक्सपीरियंस वर्सेस 4 साल का यूनिफॉर्म कॉस्प्ले। इंसिडेंट नंबर 2, जॉइंट ऑपरेशंस मॉकरी। एसएसपी 10 साल का आईपीएस एक्चुअल कर्नल को जूनियर ट्रीट करता है। बॉर्डर पे कौन लड़ रहा है? आर्मी। अथॉरिटी किसकी है? पुलिस की। इंसिडेंट नंबर 3, वीआईपी प्रोटोकॉल्स, जहां पर हमारे कोर कमांडर साहब 30 साल से भी ज्यादा सर्विस के बाद एक 3 स्टार जनरल अफसर बनते हैं। यहीं पर अशोक चक्र अवॉर्डी को डीआईजी के बाद में सीट मिलता है। और आखिरी में स्टेट सर्विसेज की आयरनी ये है कि जेकेपीएस, एचपीपीएस और स्टेट पुलिस के लोग ब्रिगेडियर का इंसिग्निया पहनते हैं। मतलब आईएएस आईपीएस का तो
स्वैग ही अलग है। एनएफयू, लॉबिंग, पॉलिटिकल माइलेज सब मिलता है। और फौज, एनएफयू सॉरी भाई, तुम लोग फंक्शनल पोस्ट में हो, मतलब तुम्हारा तो सिस्टम ही यूज एंड थ्रो का है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे टॉक्सिक और सबसे ह्यूमिलेटिंग और सबसे अनफेयर ट्विस्ट पे। एनएफयू यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? बिना काम की प्रमोशन, सुन के जोक लगता है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के लिए ड्रीम कम ट्रू है। मतलब देखिए सिस्टम को कैसे डिजाइन किया गया है। 2006 में 6th पे कमीशन आई, उसने कहा आईएएस तो रॉकेट की तरह ऊपर जाते जा रहे हैं, बाकी सिविल सर्विसेज स्लो हैं। अनफेयर है ना भाई? तो सोल्यूशन दिया एनएफयू। मतलब अगर एक आईपीएस ऑफिसर हु इज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल बट इज एलिजिबल फॉर एनएफयू माइट रिसीव द सैलरी एंड पे ग्रेड दैट एडीजी रिसीव्स इवन व्हाइल कंटिन्यूइंग टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ डीजीपी। मतलब नो एग्जाम, नो वैकेंसी, नो एक्चुअल जॉब चेंज, सिर्फ सैलरी और पर्क्स बढ़ जाएंगे। हाँ भाई, ये है असली सरकारी जुगाड़। तो बेसिकली जो आईएएस ऑफिसर 13 साल में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, उसके बैचमेट्स इन आईआरएस, आईएएस, सीपीडब्ल्यूडी सबको मिल गया वही पे। पोस्ट नहीं बदली, कोई बात नहीं, सैलरी तो बढ़ गई ना। इसीलिए मैक्सिमम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स एचएजी यानी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पर रिटायर होते हैं, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल की सैलरी पर। और आर्मी, जमीन पे रहो जवान, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मतलब एक बार सिलेक्शन बोर्ड में फेल हो गए तो गेम ओवर। कर्नल का बोर्ड क्लियर नहीं हुआ तो सुपरसीडेड, मतलब जिंदगी भर वही ग्रेड, वही पोस्ट, वही इंसल्ट। और यहाँ आईएएस आईपीएस के केस में काम किया हो या नहीं, बस अगर कोई भी बैचमेट आईएएस आगे गया तो आप भी वही सैलरी लोगे। क्या बात है भाई। 2008 में एनएफयू मिल गया सिविल सर्विसेज को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ को भी कोर्ट के जरिए मिल गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ सबको एनएफयू मिल गया। और आर्मी, सॉरी जवान, यू डू नॉट क्वालिफाई। सरकार ने बोला आर्म्ड फोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पे सर्विस है ही नहीं, मतलब रैंक स्ट्रक्चर फंक्शनल है तो प्रमोशन सिर्फ मेरिट के बेस पे होगा, सैलरी का क्या। जानी आईएएस के केस में काम करो या ना करो पैसा मिलेगा, फौज के केस में काम तो करो फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। 70% ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स रिटायर एज लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर कर्नल। आईपीएस ऑफिसर उसी बैच का डीआईजी बन गया तो उसको एचएजी पे मिलती है, तुम्हें एक सल्यूट भी नहीं। जस्टिस एससी माथुर 7th पे कमीशन के चेयरमैन ने कहा था फौज को भी एनएफयू मिलना चाहिए, चाहे थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में मिले, पर आईएएस लॉबी ने कहा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आर्मी को भी मिल गया तो हम स्पेशल कैसे रहेंगे। अभी वीडियो में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2025, आई नो अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं और आपकी प्रिपरेशन के इस आखिरी मोड में आपकी हेल्प कर सकता है एलडब्ल्यूएस का निष्कर्ष 2.0 विच इज अ 45 डे कोर्स। इसमें आपको सिर्फ 999 में इन डेप्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। ये बैच दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स में अवेलेबल रहेगा और आपके लिए आखिरी 45 डेज में एक लाइफ सेवर बन सकता है। आई पर्सनली ट्रस्ट एलडब्ल्यूएस फॉर द विजन एंड देयर टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसके रिलेटेड मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको देख लेना। अभी के लिए लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी आप एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का दर्द सुनिए। सर 18 साल की सर्विस हो गई है, एक भी एसीआर खराब नहीं है, पर कर्नल का बोर्ड क्लियर नहीं हुआ, पहले जूनियर डीआईजी बन गया, अब उसकी सैलरी भी डबल हो गई है और मेरी फैमिली मुझसे पूछती है कि कहाँ कमी रह गई। और इस सिस्टम की आयरनी देखिए, कुछ टॉप जर्नल्स ने भी एनएफयू को अपनी नौकरी बनाने के लिए अपोज किया। क्यों? ये बोल के कि मेरिटोक्रेसी बिगड़ जाएगी। अरे सर, मेरिट का क्या फायदा जब सिस्टम अपने ही लोगों को डिग्रेड करता हो। आईपीएस, आईआरएस, रेलवेज, फॉरेस्ट सर्विस सबको मिल गया तो फौज को क्यों नहीं। एक एडिटोरियल में भी लिखा गया था एनएफयू डिसरप्ट नहीं करता ऑपरेशंस को, सिर्फ मोराल बढ़ाता है। पर ये ऊपर बैठे लोगों और सरकार के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर एक सोल्जर मोटिवेट हो गया तो वो सवाल पूछेगा कि मेरे राइट्स कहाँ हैं। तो बेटर है डिमोरलाइज कर दो, चुप रहो, पे पैरिटी मांगने वालों को एंटी नेशनल का टैग लगा दो। एनएफयू की एब्सेंस ने सिर्फ ऑफिसर्स को फाइनेंशियली नहीं इमोशनली भी नुकसान पहुंचाया है। नो पर्क्स, नो पे पैरिटी, नो रिस्पेक्ट। क्या ये है शौर्य, सेवा और सम्मान या फिर सैक्रिफाइस विदाउट सैलरी? देखो ये सिर्फ सैलरी या फिर बैच का इशू नहीं है, ये एक मेंटल पीस की बात है। डेली ह्यूमिलेशन, सुपरसीडर का टैग, फैमिली का सवाल, प्रमोशन क्यों नहीं मिला, सोसाइटी में जूनियर जैसे ट्रीट होना, हर डिसीजन में डर कहीं करियर पे इफेक्ट ना हो जाए, साइकोफेंसी, एसीआर्स के नाम पे अपने सीनियर्स को खुश रखना। फौज की स्पिरिट है रिस्क टेकिंग, बोल्डनेस, लेकिन ये सिस्टम कुछ और ही बना दे रहा है। और सबसे बड़ा वायरस है रैंक इन्फ्लेशन। जब एसपी ट्रैफिक होता था तब एक ही अफसर होता था, आज की डेट में एडीजी ट्रैफिक, डीजी ट्रैफिक है। पहले एक एसपी होमगार्ड होता था, आज की डेट में डीजी होमगार्ड भी है। डीजी पुलिस ग्रीवेंसेस, डीजी फायर सर्विसेज, डीजी पुलिस हाउसिंग तक बना दिए गए हैं। मतलब हर एक आईपीएस ऑफिसर के लिए एक डीजी की कुर्सी बनाना जरूरी है, चाहे उस पोस्ट की जरूरत हो या ना हो। दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज रैंक लॉन्ड्रिंग। अब इस सालों से चले आ रहे इशू के लिए मेरे पास एक 4 पॉइंट सोल्यूशन एंड यस इट इज द टाइम टू
फाइट बैक। पॉइंट नंबर 1 इज रैंक इंसिग्निया पैरिटी, यानी कोई भी सर्विस, पुलिस, सीएपीएफ, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, मिलिट्री के रैंक्स तभी पहने जब उनकी सर्विस ड्यूरेशन सेम हो। कैप्टन 2 साल, मेजर 6 साल, लेफ्टिनेंट कर्नल 13, कर्नल 16, ब्रिगेडियर 24, मेजर जनरल 28। मतलब पहले काम करो और फिर रैंक्स लो। अब दूसरा सोल्यूशन है ग्रेजुअल पे प्रोग्रेशन फॉर ऑल। डिफेंस ऑफिसर्स का पे स्केल भी वैसे ही बढ़ना चाहिए जैसे सिविल सर्विसेज में होता है, रेगुलर एंड रिस्पेक्टफुल, नॉट आफ्टर अ मेंटल ब्रेकडाउन। मेरा तीसरा पॉइंट है एक जाने वाले ऑफिसर को एक डिग्निफाइड एग्जिट या फिर रिहैब पोस्टिंग देना। जो SB3 क्लियर नहीं कर पाए उन्हें सीएपीएफ, रेवेन्यू, अदर सेंट्रल सर्विसेज में कर्नल के स्टेटस पे एडजस्ट करो या फिर उन्हें गोल्डन हैंडशेक के साथ इज्जत से रिटायर करो। और आखिरी पॉइंट है पब्लिक वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। पूरे सिस्टम का एक क्लियर पब्लिक चार्ट हो, प्रेसिडेंट से लेके सिपाही तक जो नेशन को प्रोटेक्ट करते हैं उनकी इज्जत डॉक्यूमेंट में लिखी होनी चाहिए और ग्राउंड पे फॉलो भी होनी चाहिए। आखिरी में जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि 70% ऑफ द ऑफिसर्स हु वर्क विद ब्लड, स्वेट एंड सैक्रिफाइस रिटायर होते हैं विदाउट इवन बिकमिंग अ कर्नल। मीनवाइल पुलिस और सिविल सर्विसेज का हर एक ऑफिसर डीजीपी बन जाता है क्योंकि वहां सिस्टम ऑफिसर के लिए होता है, यहाँ ऑफिसर सिस्टम के लिए है। देखो भाई, ये कहानी सिर्फ बैज, सैलरी या प्रेस्टीज की नहीं है, ये कहानी है इज्जत की, इंसाफ की, एक नेशन की कॉन्शियंस की। फौज सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, एक कमिटमेंट होती है जहां लोग अपना यूथ, अपनी हेल्थ और कई बार तो अपनी जिंदगी भी देश के नाम कर देते हैं। While a civil servant's career is chartered, secured, insulated, military officers walk a path full of risk, not just from bullets but from boards, bureaucracy and sometimes even betrayal by the system they swore to protect. And let me tell you, this video was not about making civil services smaller, it's about making military service dignified again. मुझे IAS, IPS, IRS किसी की भी ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ किसी और के सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचा दिखाकर नहीं होनी चाहिए। फौजियों को पीछे छोड़कर अगर सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो वो प्रोग्रेस नहीं, पार्शियलिटी है। शौर्य, सेवा, सम्मान सिर्फ स्लोगन नहीं, एक सिस्टमैटिक रियलिटी बनानी होगी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप जो मैं पॉइंट आपको कन्वे करना चाहता था वो आप तक पहुंचा होगा। बाकी मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक रखो अपना ध्यान, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद।